यूआर कैटेगरी से हूँ और ऊपर से मेल, तो घर के पास आप आना अगर तो ठान लोगे तो आप इतना मुश्किल नहीं है। धरोवर हैं जिन्होंने ऑल इंडिया में 19th रैंक प्राप्त की जो है। भी मैंने पढ़ा था वो आया। वो भाई की प्री में तो मेरे कान में ऐसे सर के आवाज आ रही थी कि ये आंसर आएगा। ये सर की अभी लास्ट टेस्ट सीरीज थी, उसमें सारे के रेशनल थे। और वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। तो तुम्हारी कहानी जो अगर वो सुनेंगे के जो यूथ है वो थोड़ा सा सोशल मीडिया पे ज्यादा अपने आप को वेस्ट करता है, टाइम भी बहुत वेस्ट करता है, इनके लिए भी कुछ कहना चाहिए। मुझे सब्जेक्ट वाइज का एक बार सिनेरियो बताइए, किस प्रकार आपने किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ाई। एग्जाम प्रेप के बारे में भी यही शिकायत है कि सर पेपर बहुत टफ आते हैं, इतने पेपर टफ टफ नहीं आते था हैं। वो, मतलब लेंदी बोल सकते हो, पर वो काम आएगा वो। पर मेहनत बहुत करनी पड़ती है। ग्रेजुएशन के बाद नौकरी नहीं थी, मैंने तब है ना 12-12 घंटे पढ़ाई की थी घर पे प्री के रह अंदर के। 7 से 8 क्वेश्चन आ गए थे एबीजी के, जो बच्चों ने एडिटेड टिक कर दिए। सिंपल सोचने से हो रहे हैं सर के टेस्ट वो बहुत अच्छे थे क्योंकि चारों ऑप्शन के रेशनल डाले थे। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है जीएनए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ आज एक टॉपर के साथ। आज के जो टॉपर हैं वो आपके लिए काफ़ी स्पेशल मैसेज के साथ प्रेजेंट हैं, और ये जीएनए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के एक धरोहर हैं जिन्होंने ऑल इंडिया में 19th रैंक प्राप्त की है। और मैं स्वागत करना चाहूँगा मिस्टर अरिहंत का, जो कि आज के टाइम पर भी नर्सिंग ऑफिसर लगे हुए हैं एम्स भुवनेश्वर में। और तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई अरिहंत को। थैंक यू सर जी, नमस्ते सर। नमस्कार बच्चे, कैसे हैं आप? मैं तो सर बढ़िया हो भी। तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इसकी आपकी ग्रैंड सफलता के लिए और इस पार्ट का बनने के लिए जिसमें जीएनए आपकी सफलता में एक मुख्य भूमिका निभा पाया। तो हम ये चाहते हैं कि आप अपनी जर्नी के बारे में डिटेल से बच्चों को शेयर करें, किस प्रकार से आपका संघर्ष, आपकी मेहनत आपको यहाँ लेके आई है। उस जर्नी का ये बच्चे कुछ गवाह बनना चाहते हैं, और वही गवाह आपको आगे जाकर अगले नोट सेट में रिजल्ट देंगे। तो आपके छोटे भाई बहन जो हैं वो आपसे कुछ प्रेरणा लेना चाहते हैं, तो अपनी जर्नी के बारे में बताइए शुरुआत से। पहले तो मैं मतलब 2023 में नवंबर में पास आउट हुआ था। तो तब फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा नॉर्सेस 6। तो तभी मैंने जीएनए में ऑनलाइन देखता था यूट्यूब। तब सर से मैंने बहुत सारे लेक्चर देखे थे तभी, और सेल्फ स्टडी की थी। उसके वेरी बाद मेरा नॉर्सेस 6 हो गया था 630 रैंक पे, और उतने में मुझे भुवनेश्वर ही मिला। उससे थोड़ा भी कम जाता तो मैं मेरिट से बाहर ही हो जाता। गुड। उसके बाद मैं हो गया कंफर्ट जोन में, तो 7 तो निकला नहीं, 1700 हुआ। फिर 8 दिया, 8 भी 1 महीने का ही प्रिपरेशन किया था, उसमें भी नहीं हुआ, 1500 रैंक थी। उसके बाद सर ने भी सिलेक्शन वाला बैच निकाला था, और मैंने तैयारी जारी रखी थी। 8 का रिजल्ट आया नहीं आया, पर मैंने कंटिन्यू रखा था क्योंकि पता चल जाता है कि कैसा गया है पेपर तभी मुझे। और मैं यूआर कैटेगरी से हूँ और ऊपर से मेल, तो घर के पास आना तो हाँ, बहुत ही सबका डिफिकल्ट सपना होता है। है, बिल्कुल। तो फिर पढ़ता रहा, और सर का सिलेक्शन वाला बैच आया तो मेरे जॉब के लिए बहुत अच्छा था वो। मतलब उसमें मेरा इतना फायदा हुआ है कि प्री में तो मेरे कान में ऐसे सर के आवाज आ रही थी कि ये आंसर आएगा, मैं ऐसे टिका के आया हूँ वो। और काफी कम गलत हुए थे, मे बी 17 क्वेश्चंस गलत थे बस प्री में। अरे उसके माइंड बाद ब्लोइंग। मेंस में था कि सर ने जो ऑप्शंस में भी एक्सप्लेनेशन देते हैं एक 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 करके, तो उसमें भी काम आ गए थे मुझे। गौरव सर में, ये पंकज सर। तो मेंस में फिर मैं टिका के आया 157, और मैंने आके वो सॉल्व किया था, खुद ही से ही किया था, ऐसे यूट्यूब पे नहीं, याद कर करके चैट जीपीटी से, गूगल से, सब ऐसे कर करके सॉल्व किया था। उसमें से मैंने 30 कट ऑफ रखे थे, 30 माइनस होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। मेरे माइनस भी उतने ही हुए थे, 32 जितने। उसके बाद भगवान के भरोसे था मैं, मतलब आ गई रैंक भगवान की कृपा। और मैं तब इवनिंग ड्यूटी कर रहा था, रिजल्ट आया तब। उसके बाद मैंने तुरंत ही पेरेंट्स को कॉल किया था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं ना, वो मतलब मेरे टाइमिंग पूछते हैं कि कितने बजे का है, तब से वो प्रार्थना करते रहते हैं जब तक मेरा पेपर खत्म नहीं होता। और ये सर का आशीर्वाद है। फिर तब मेरा रिजल्ट आया, फिर मैंने डायरेक्ट घर को कॉल किया। वार्ड से ड्यूटी निकल कर तुरंत ही मंदिर गया हूँ मैं। मतलब जो भी मैंने पढ़ा था वो आया, वो मतलब बिल्कुल भगवान के ऊपर ही है वो सब। बिल्कुल बिल्कुल। वही तो। बाकी मैंने जॉब के साथ किया था, काफी डिफिकल्ट था, नाइट ड्यूटी। और ये गवर्नमेंट जॉब है, पर ऐसा नहीं है कि इधर काम नहीं है, इधर प्राइवेट जैसा ही काम है। मॉर्निंग में उठ के पॉलिश केयर करनी है, मॉर्निंग केयर देनी है, नाइट वाइटल्स लेने हैं,
सब डिट्टो आईवी लाइन चेंज करना है, डेट चेंज करना है, प्रॉपर प्राइवेट की तरह ही काम है। ऐसा कुछ नहीं है कि काम कम है इधर, पर हाँ सैलरी अच्छी है। ये सैलरी ही बाकी बच्चों के लिए मोटिवेशन का काम हाँ, करती है। तो सैलरी आप बहुत अच्छी है वो। बिल्कुल। तो आपका ये जो जर्नी है, ये जॉब के साथ आपकी पढ़ाई जब हुई है, तो आपने सब्जेक्ट वाइज खुद को कवर किया होगा, सब्जेक्ट वाइज हाँ, आपने स्टडी करी होगी। तो मुझे सब्जेक्ट वाइज का एक बार सिनेरियो बताइए, किस प्रकार आपने किस सब्जेक्ट में क्या-क्या पढ़ाई करी, जिससे बच्चे जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो भी उस सब्जेक्ट में वैसे ही फॉलो कर पाएँ आपके जैसे आपने किया था। तो हम स्टार्ट करते हैं एमएसएन के साथ। एमएसएन की स्टार्ट करते हैं क्योंकि मेजर सब्जेक्ट सबसे बड़ा सब्जेक्ट है एमएसएन। एमएसएन में मैंने ये जीनोमिक की पीडीएफ थी, फिर सॉन्डर्स की थियरी थी, फिर एमसीक्यू निकाले थे बहुत। एमएसएन में एमसीक्यू जरूरी है क्योंकि आ जाएगा तो थियरी के बाहर भी बिल्कुल। एमसीक्यू मिल जाएगा। और और एमसीक्यू, हाँ, एमसीक्यू के लिए कोई बुक प्रेफर करी, कौन-कौन सी करी और टेस्ट सीरीज वही ली सर कौन जो सी ली? मार्केट में चलती है, मोस्टली सॉन्डर्स मॉसबी साउंडर्स, अच्छा। सर, फिलिपिन और को जहाँ भी एमसीक्यू मिले, फ्री नहीं हो, हाँ, सर के टेस्ट सीरीज जहाँ भी मुझे मिले थे मैंने घिस दिए थे। मैं कुछ बाकी नहीं रखता था। मैं मतलब इतना पढ़ रहा था, मैं जॉब से आके यूनिफॉर्म चेंज नहीं करता था क्योंकि जॉब से आके नींद आती है, घर पे गया तो नींद आ जाएगी, बेड पे हाँ, सो जाऊंगा मैं। हाँ। तो तुरंत ही खा के लाइब्रेरी जाता था, उधर सो नहीं सकता मैं। तो तुरंत लाइब्रेरी गया, मॉर्निंग करके फिर रात को जा रहा हूँ 10 बजे, खाना खा के फिर सो के फिर ड्यूटी कर रहा हूँ। और नाइट शिफ्ट में मेरे से जितना बन सका उतना करता था मैं, क्योंकि नाइट में स्ट्रेस रहता है, पर मेहनत बहुत करनी पड़ती है। और ये और आपकी जो आप मेहनत है ना जिसकी ये जॉब नहीं है उनको तो ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन ही हम लोग है ज्यादा, जॉब लगने वाले हैं। हाँ, लग सच भी रहा बोल है रहा मुझे इस हूँ, बार। जो लग गए हैं ना वो भी काफी मेहनत कर रहे हैं, मतलब इतनी कर रहे हैं कि वो एक टाइम का खाना मैंने खुद ने एक टाइम का खाना 3 महीने से स्किप किया था। ये बहुत टाइम जाता है बर्तन धोने में, ये सब करने में अब आप काफी। समझिए कि अब एक समझिए कि एक बच्चा जो ऑलरेडी नौकरी पा रहा है, ऑलरेडी इतनी अच्छी सैलरी पा रहा है, उसके बाद इतनी मेहनत कर रहा है कि एक टाइम खाना खा रहा है, आते ही ड्यूटी से लाइब्रेरी जा रहा है। तो फिर उन बच्चों को कितनी मेहनत करनी चाहिए जिनके पास अभी ऑप्शन नहीं है, जिनके पास जॉब नहीं है, और वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। तो तुम्हारी कहानी जो अगर वो सुनेंगे, तुम्हारी कहानी अगर वो देखेंगे, तो उनको लगेगा कि जब इतना कुछ अचीव करने वाला व्यक्ति इतनी मेहनत कर सकता है, तो हमें तो बहुत मेहनत करनी चाहिए। और ये बात आपने एकदम सही कही, क्योंकि मेरे जो भी बच्चे अभी इस बार रैंक कर रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं। यानी मेन कंपटीशन देने वाले बच्चे वही हैं जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं और उन्हें अपने नियर बाय एम्स में आना है। तो आपकी जर्नी कहाँ है? आप कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं? भुवनेश्वर से कहाँ जाना चाहते हैं आप? और एक बात सर ने कही कि नौकरी नहीं थी, मेरे पास ग्रेजुएशन के बाद नौकरी नहीं थी। मैंने तब है ना 12-12 घंटे पढ़ाई की थी घर पे रह के, मतलब कुछ नहीं किया। 6 महीने तक मैंने कुछ नहीं किया। जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैं जीरो बेसिक से था, मैंने कॉलेज एग्जाम आज तक नहीं निकाला, बस यूनिवर्सिटी निकाला था। उससे हो गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी निकाल दो, उसके परसेंटेज पे नौकरी मिलती नहीं है नर्सिंग में, टीएचओ की मिलती है, वो करनी नहीं थी मुझे। फिर मैं बैठा हूँ नवंबर से, जैसे ही कॉलेज छोड़ी तुरंत बैठा हूँ 6-6 महीने तक, 12-12 घंटे तक। और हाँ, सेल्फिश बनो यार, मतलब घर पे कोई फंक्शन हो, कोई भी चाचा मौसी, मना कर दो, मत जाओ। मत सोचो कि वो क्या सोचेंगे, वो ये करेंगे वो करेंगे, मना कर दो तुरंत ही। पेरेंट्स भी जितना भी बोले आपको अटेंड करना है, नहीं, मत जाओ मत जाओ, रहने दो, वो सब मत करो, टाइम पूरा यूटिलाइज करो। फिर मैंने रैंक अटेंड कर ली, 6:30 पे जॉब लगी, तब बहुत खुश से वो उन रिलेटिव ने कुछ नहीं किया, वो क्या ही कमाने वाले थे, मैं उधर जाता। मतलब ये खुद के लिए सेल्फिश बनो। और हाँ, मैं शुरुआत में मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आते थे, मतलब 100 में से 30 जितने आते थे, पर मैं इतना इगोइस्टिक बंदा हूँ ना, तो मैं पागल हो गया कि मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, तो मैं टेस्ट देता रहा, 70 तक पहुंच गया, 70-80, एक्यूरेसी भी मेरी अच्छी रह गई। फिर भी वो कंफर्ट जोन होने के बाद फिर से चली गई थी। फिर सेम मैंने फ्रीक्वेंसी, जब मेरे मार्क्स चले जाते हैं तो खुद ईगोइस्टिक बनो अपने लिए कि मेरे से ये क्यों नहीं हो रहा, तो मुझे ये करना ही है, कुछ भी हो जाए मेरी ही गलती है, मुझे बस करना है। और अभी कौन से एम्स में जाना चाहते हैं आप? मैं तो गुजराती हूँ सर, गुजरात राजकोट ही गुजरात, में जाऊंगा। राजकोट में जाना चाहते हैं। लोग कहते हैं ना कि पंकज सर, पीडिया वाले सर बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत एटीट्यूड है। जरूरी होता है ईगो एटीट्यूड रखना अपने लिए, क्योंकि जब तक अब मैं ईगोइस्टिक हूँ, मैं खुद एटीट्यूड हूँ, तो मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट भी ईगोइस्टिक हैं। और वो जानते हैं कि किसी चीज के पीछे पड़ गए तो जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक सफलता नहीं मिलती। और ये ईगोइस्टिक होना चाहिए कि आपको पाके रहना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो मुझसे नहीं होगी। ये ठान लो कि मुझसे नहीं होगा तो दुनिया में किससे होगा, और फिर देखना आपका भी सिलेक्शन होगा, आपकी भी रैंक आएगी।
हाँ, जैसे और जैसे कि टैलेंटेड होना जरूरी नहीं है, मतलब हार्ड वर्क हार्ड वर्क, काम आ जाता है, बहुत ही हाँ, ये काम आता है। हमेशा मैं कहता हूँ कि आपका हार्ड वर्क आपके टैलेंट से बहुत ऊपर है, आप बस मेहनत करिए। ये बच्चा बता रहा है इसके शुरू में सिर्फ 30 क्वेश्चन सही होते थे, अगर ये हार मान जाता तो आज कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहा होता, पर हार नहीं मानी। अरिहंत की जो स्टोरी है वो ये बताती है कि आप चाहे बेसिक से स्टार्ट करो, जीरो से स्टार्ट करो, आप अगर ठान लोगे तो आप इतना मुश्किल नहीं है इस कंपटीशन के युग में भी कि आपको जॉब ना मिले, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी जॉब कर रहा है और एक जॉब उसके पास वेटिंग है। तो ये जो वर्क है, ये जो हार्ड वर्क है, ये हमेशा पे करता है। अब आप बताइए कि जैसे कि आपने क्वेश्चन सॉल्व करते थे, आपको क्वेश्चन को टिक करने की, अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी कैसे आपको अचीव हुई, आपने कैसे क्वेश्चनों को बेहतर करने का अपना टारगेट बनाया और कैसे आपने क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से सॉल्व किया? हाँ, वो उसके लिए है ना, एक बुक सौंदर्स है मतलब, तो सौंदर्स का एमसीक्यू रखो, उसके सॉल्व करो एक एक करके। उसमें ये सोचो कि मुझे लगा वो सही था कि मैंने ओवर थिंक करके किया, वो वाला सही था। जो भी आपका ज्यादा करेक्शन है उसको ही फॉलो करो, मतलब तुरंत ही जवाब देख लो कि मैंने क्या सोचा था, क्यों सही निकला, क्या रेशनल था। और हाँ, जब सर लाइव लेक्चर लेते हैं, मैंने ये देखा है कि लोगों को जवाब से मतलब है, सी ऑप्शन है तो सीसी करेंगे, सीसी करेंगे। मुझे रैंक से कोई मतलब नहीं है टेस्ट सीरीज में, मुझे बस अपने क्वेश्चन सही करने, आंसर सही करने, और क्यों गलत और है और क्यों मेरे गलत हुए वही मैं देखता था। सर की अभी लास्ट टेस्ट सीरीज थी, उसमें सारे के रेशनल थे। मोस्टली लोगों ने करेक्ट क्वेश्चन हो गए, वो देखे भी नहीं होंगे क्यों करेक्ट हुए क्यों नहीं हुआ। उसके मैंने ऑप्शन के भी 4 रेशनल पढ़े थे सबके। वो काफी फायदा करते हैं, अब मानो ना मानो, पर एमसीक्यू में काफी टाइम देना चाहिए, मेरा मानना है ये। बाकी और हाँ, जब एग्जाम नियर बाय हो तब पीवाईक्यू रिलेटेड टॉपिक इतना डीपली कर लो, मतलब एबीजी अब ऊपर ऊपर तो रहा नहीं है, मतलब इतना पीएचए वो दे दिया, अब तो वो डायरेक्ट डायरेक्ट जा रहे हैं किडनी कंपनसेशन में, रेस्पिरेटरी कंपनसेशन में, उसमें भी पोटेशियम में जा रहे हैं, तो मतलब बेसिक में जा रहे हैं वो। अब जैसे कि एग्जाम से पहले गौरव सर ने इसी एबीजी के ऊपर डिटेल में क्लास ली थी, आपने वो देखी होगी यूट्यूब के ऊपर, उससे बहुत सा फायदा मिला बच्चों को। प्री के अंदर 7 से 8 क्वेश्चन आ गए थे एबीजी के, जो बच्चों ने एडिटेड टिक कर दिए थे। फिर ये है कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, तो आप ये रटोगे कि पहले में ये डिजीज है, सेकंड में ये डिजीज है, वो मत करो। पहले में एलर्जी रिलेटेड डिजीज होगी, दूसरे में रिजेक्शन रिलेटेड सेल डिस्ट्रक्शन करे से उससे रिलेटेड होगी, तीसरे में होगा इम्यून कॉम्प्लेक्स जाके आर्थराइटिस जैसे जॉइंट में प्रॉब्लम करेगा, फोर्थ तो है ही डिले, नाम से ही पता चल जाएगा। तो ऐसे बेसिक में लगा के रखो, क्योंकि एमसीक्यू कहीं भी आ सकता है, उसमें कोई भी डिसीज कंडीशन डाल देगा, वो तो याद नहीं हो गया एग्जाम्पल आपको तभी इतना सारा सिलेबस में, इतना तो सारा रट बेसिक नहीं ही सकते। स्ट्रॉन्ग कर लो। हाँ। तो जैसे कि आप सिलेक्शन वाले बैच आपने ज्वाइन किया, उसमें हमने टारगेट रखा था कि हम 2 महीने के अंदर पूरी थ्योरी को रिवाइज करेंगे। जब आप पूरी थ्योरी को रिवाइज कर रहे थे सिलेक्शन वाले बैच से, तो आपको उसके जो की पॉइंट्स को, क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके, उसमें जो आपको थ्योरी को बहुत समराइज करके बताया गया था, वो आपको जब एग्जाम में आपने दिए थे प्री और मेंस, तो ये थ्योरी आपको एज इट इज फायदा पहुंचाई एग्जाम के अंदर, बहुत किस सर, तरह से मैंने बोला फायदा ना पहुंचा? शुरू शुरू में ही सर बोल दिया था ना, कान में आवाज आ रही थी कि ये आंसर है वो आंसर है। मुझे मजा आ गया था पेपर देने में, एकदम आ रहा था मुझे सब ऐसे ही तो बिल्कुल, और मतलब अपनी ऐसा फैमिली लग के, रहा था कि ये मैंने किया हुआ है, ये ऑप्शन तो ऐसे दिखा हुआ है, ये किया हुआ है, इसमें तो यही आएगा वो आएगा, मतलब मजे थे उस टाइम पर तो मुझे। तो आप और इस हाँ, बात को समझ लीजिएगा कि बस बाकी बच्चे के जो जीएनए से पढ़ते हैं, एग्जाम उनको ऐसे फन लग जाता है, मतलब उनको लगता है कि ये सब उनका पढ़ा हुआ है, और ये कोई इंट्यूशन नहीं है, आभास, ये कोई ऐसा नहीं है कि इल्यूजन हो रहा है। बच्चे टिक करते हैं और बच्चे रैंक भी लाते हैं, क्योंकि जो कंटेंट है उसको समराइज जिस तरीके से किया गया, और ये जीती जाती मसाले हैं जो बच्चे आपके सामने हैं, कि ये जो बच्चे हैं ये अगर मेहनत करके ठान लेते हैं तो कुछ न कुछ पाते हैं। आपको भी जैसे ही बच्चा कह रहा है, मुझे एक लाइन बहुत अच्छी लगी इसकी, इसने बोला कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था तो मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करता था, तो मैं ये देखता था कि ज्यादातर सही क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, सिंपल सोचने से हो रहे हैं या क्रिटिकल सोचने से हो रहे हैं। अगर क्रिटिकल सोचने से हो रहे हैं तो मैं सारे क्वेश्चन में क्रिटिकल सोचूंगा, अगर सिंपल सोचने से हो रहे हैं तो मैं सारे क्वेश्चन में सिंपल सोचूंगा, डबल माइंड नहीं होऊंगा मैं। और ये बहुत बेहतरीन चीज है, और ये प्रैक्टिस से आती है, और प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे एमसीक्यू की और ऑथेंटिक बुक के साथ करोगे, तो आपको उसका रिजल्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये बात मैं भी अब बच्चों को बोला करूंगा कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, अगर किसी बुक में 50 क्वेश्चन है, तो 4-5 क्वेश्चन में अंदाजा लग जाता है कि क्रिटिकल सोचने से आंसर सही जा रहे हैं या सिंपल सोचने से आंसर सही जा रहे हैं। आप इसको फॉलो करिए और आपको भी ईश्वर ने चाहा तो सफलता जरूर मिलेगी। तो अरियंत, अपनी फैमिली के बारे में और बताइए कि फैमिली में कौन कौन है, कहाँ से हैं सब, पापा क्या करते हैं?
मेरे पापा तो कंस्ट्रक्शन में है। अच्छा। ऐसे ही भगवान का दिया वो सब कुछ है मेरे पास। होना भी चाहिए। और घर कहाँ पे है? गुजरात में घर मेरा कहाँ पे? घर गुजरात में महसाणा सिटी में है। महसाणा सिटी के अंदर। मैंने अच्छा। कॉलेज की थी अहमदाबाद से, डीजी अहमदाबाद कॉलेज, से। और यूनिवर्सिटी लगती थी गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद। ओके 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 ओके। हाँ जी, तो अब मैं एक बात आपसे और पूछना चाह रहा था कि जैसे सब जो लोग जैसे बोलते हैं कि जो जीएनए का कंटेंट है वो बहुत टफ होता है और एग्जाम में इतना नहीं पूछते हैं, एग्जाम में कुछ ज्यादा ही पढ़ा देते हैं जीएनए वाले, जितना का लेवल नहीं है नॉट सेट का। ये बहुत मिथ फैला हुआ है। क्या आप इस बात से सहमत हैं, और अगर ऐसा है तो क्या है, एक बार इस बारे में बच्चों को थोड़ा और प्रकाश डाल दीजिए आप। मतलब टफ क्या है, पढ़ना ही पड़ेगा। वो कहाँ ही वो जमाना गया है ना, वो बेसिक चीजें पूछेंगे, इतना बीपी हाइपरटेंशन क्या है, ये क्या है, मतलब अपग्रेड होना ही रहेगा ना। बेसिक कर लो, उसके बाद नॉलेज लेते लेते ही रहना पड़ेगा। मैं अभी तो कम पढ़ता हूँ, एक एक घंटा तो फिर भी कल भी मैंने लेक्चर अटेंड किया था ऐसे ही। अभी तो बोर होता हूँ इसलिए पढ़ लेता हूँ, पर पढ़ने में मजा आना चाहिए यार। मतलब इतना अच्छा अच्छा ये डिजीज है, उसके अंदर भी ये होगा वो होगा। फिर सिंड्रोम्स है बहुत सारे, पीडियाट्रिक में तो बहुत ही सिंड्रोम्स है, डेंड्री ब्रेकर वो सब। वो आया ना वो डीप वाला एक बहुत। डैंडी वॉकर। हाँ हो, वो आया ना। तो लेंदी है, हार्ड है, डिफिकल्ट है, सब पढ़ना तो पड़ेगा। कैसे होगा। और हाँ, मेल्स के लिए वो भी यूआर है, बिना कैटेगरी वाला, उसको तो कुछ नहीं छोड़ना। कुछ नहीं छोड़ सकते, उम्मीद नहीं है, गुंजाइश नहीं है कुछ और छोड़ने की। वही, मतलब पीआर यादव नहीं छोड़नी, कोई भी कुछ भी कहीं भी जहां भी मिले निपट लो। इवन मैं मेरे वार्ड में जो भी पेशेंट है, नया डायग्नोसिस मिला, तो वो मैं चैट जीपीटी गूगल करके देख लेता हूँ क्यों मेडिकेशन चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा। और मेरा फायदा भी हुआ दो तीन क्वेश्चंस में। वो मेडिकेशंस वाला आया था, वो गैस्ट्राइटिस पेन वाला, कुछ था सी ऊपर से कुछ मेडिकेशन था। हाँ फिर जी। आया था न्यूरोपैथिक पेन में गाबापेंटिन, वो हमारे वार्ड में ऑर्थो ट्रॉमा ट्रॉमा वार्ड है तो मिक्सअप रहता है। हाँ जी। तो ऑर्थो वार्ड में एम्पुटेट वाले को गाबापेंटिन देते हैं, वो न्यूरोपैथिक पेन ही होगा। तो मैंने उधर से डायरेक्ट आ गया कि हाँ यही आंसर है। तो एक्सपीरियंस से भी निकल जाते तीन चार क्वेश्चन। मैं पहले कैजुअलिटी में था, ट्रॉमा में, इमरजेंसी में, उधर से भी इमरजेंसी वाले काफी कुछ एट में निकले थे मेरे से। मतलब जहां भी मिले ना वो लेते रहो, बस फायदा ही है, नुकसान क्या ही है, फायदा ही होगा। हाँ, तो अब आपको समझ लेना है कि अब क्या है, नॉट सेट का लेवल स्टैटिकल क्वेश्चन का नहीं रहा कि एनीमा ट्यूब कितना इंसर्ट करते हैं और हाँ, एनजी ट्यूब कितना जाती है, वो क्वेश्चन अब नहीं आते। अब आपको नहीं पूछेगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा है। अब आपको चीजें हो गई केस सिनेरियो वाले, और उसके लिए आपको लेवल टच करना पड़ेगा नॉट सेट का। और जीएनए जो है अपनी हर कम प्रयास करता है, आपको हरदम इस बात का प्रयास में रहता है कि कोई बच्चा जो ऐसा है जो जीएनए पे भरोसा कर रहा है वो अपग्रेडेशन में पीछे न रह जाए, वो अपडेट रहे, हर कुछ केस सिनेरियो को समझे। जो एग्जाम में आज का मूड है, नॉर सेट का 9 में जो मूड है वो 10 में नहीं होगा, 10 में और अलग होगा, 11 में और अलग होगा। इसलिए एग्जाम के मूड के हिसाब से पढ़ाना, यही एक कोचिंग और इंस्टीट्यूट का सबसे प्लस पॉइंट होता है। सिलेक्शन वाले बैच में भी हमने ये किया था कि पूरे सब्जेक्ट को समराइज किया था। और एक बच्चा इस बात का जीता जागता सबूत है कि पूरे चीजों को समराइज करके और आपको टॉप क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड करना, ये एक आपकी सफलता को और पक्का सुदृढ़ कर देता है। एक चीज और पूछनी थी कि आपने मॉक टेस्ट के लिए जैसे एग्जाम प्रेप को आपने ज्वाइन किया, एग्जाम प्रेप के बारे में भी यही शिकायत है कि सर पेपर बहुत टफ आते हैं, इतने पेपर टफ टफ नहीं आते हैं, था आप वो, कोचिंग। मतलब लेंदी बोल सकते हो, पर वो काम आएगा वो। अरे मैं कह रहा हूँ ना, टेस्ट क्यों टेंशन लेके दे रहे हो, क्या ही रैंक आएगा क्या होगा। अपने इम्प्रूवमेंट के लिए दो, बस वेल उधर सेड। से भी मिलना चाहिए। एमसीक्यू सॉल्व हो रहे मेरे से। और सर के टेस्ट वो बहुत अच्छे थे, क्योंकि चारों ऑप्शन के रेशनल डाले थे उसमें। ऐसे टेस्ट एक भी नहीं देखा, क्योंकि चारों ऑप्शन में रेशनल डाल के बैठे हो। कुछ टेस्ट सीरीज में तो रेशनल भी नहीं होता। मतलब आपको सिर्फ ये नहीं बताया था एग्जाम प्रेप टेस्ट सीरीज में कि ये आंसर है, जबकि ये बताए थे कि ए बी सी डी में से ए आंसर क्यों और बी सी डी क्यों नहीं है, इसका हाँ, डिस्क्रिप्शन भी लिख रखा था। सोचो वही। कितना फायदा मिलता है। और बच्चे ने एक बहुत अच्छी बात बोली, एग्जाम मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हो रैंक के लिए मत दो, आप दो कि मुझे क्वेश्चन मिल रहा है और मुझे ये अटेम्प्ट करना कैसे करना है और इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, वो आप देखिएगा तो आपको सफलता अच्छे मिलेगी। ऐसे नहीं होता 100 में से सर मेरे 30 सही हो रहे हैं, होने दो, जितने हो रहे हैं 30 सही हो रहे हैं ना, 70 अगली बार सही हो जाएंगे। पर आप उससे डिप्रेस मत होइएगा, ये आपको मेन है। एक अरियंत एक चीज और है, आजकल के जो यूथ है वो थोड़ा सा सोशल मीडिया पे ज्यादा अपने आप को वेस्ट करता है, टाइम भी बहुत वेस्ट करता है। इनके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे कि क्या वो करना चाहिए इनको, क्या नहीं करना चाहिए? वो इंस्टाग्राम वाले का तो बहुत बढ़िया थैंक्स है, काफी कंपटीशन कम कर दिया है उन लोगों ने। इंस्टाग्राम वालों को थैंक्स है अरियंत की तरफ से कि इन्होंने कंपटीशन कम कर दिया। जो आदमी 2-2 घंटे स्क्रॉल करेगा इंस्टाग्राम को, वो पढ़ेगा कब?
और वही। सोशल मीडिया। और इंस्टाग्राम यूज लेना है तो वो सब फॉलो कर दो, नर्सिंग में जो भी प्रैक्टिकल रिलेटेड वीडियोस आते हैं, जो भी नया नया कंटेंट आता रहेगा, वो WHO को फॉलो कर दो, ACLS को फॉलो कर दो। अगर उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो तो बिल्कुल, उसको भी कर लो। पढ़ने वाला कहीं से पढ़ सकता है, कहीं से उसको ज्ञान मैंने मिलेगा ना। बिल्कुल। एक बंदे ने इंस्टाग्राम पे ऐसे ही कोई था पता नहीं, पर उसने सब सारे PYQ रिलेटेड पोस्ट डाले थे, मैंने वो सब पढ़ लिए थे एग्जाम के रिसेंट में। वो पेज नहीं पता मुझे पर था। तो चलो ऐसे ठीक ही है। इंस्टाग्राम भी काम आ जाता है। हर काम तो चीज़ कहीं हाँ, से भी आ जाता है, बिल्कुल, काम लेना बिल्कुल। चाहिए बस। कहते हैं ना वो मूवी थी ना थ्री इडियट, ज्ञान बह रहा है कहीं भी जाके बैठ जाओ, बस आपको ज्ञान मिलना चाहिए। वैसा ही है। और हाँ, एक फोकस ये है कि एग्जाम के रिसेंट में, प्री मेंस के रिसेंट में PYQ टॉपिक घिस के जाओ। सच में बहुत फायदा होगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और हाँ, ये है एक्सेलरेशन डिसेलरेशन, ECG, उसके रिलेट OBG, साइकेट्रिक, इस सब को तो छोड़ो ही मत। मतलब रोकड़े मार्क्स है, ये नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब इस लग रहा है ना आपको, आप आपको देख के लग रहा होगा ना बच्चों कि आप एक टॉपर का सुन रहे हैं। ये टॉपर ऐसी बातें करते हैं, टॉपर को मतलब हर चीज पता होती है कि कहाँ से क्या आना होता है, कैसे पढ़ना होता है। आपको भी चीजें पता है, बस थोड़े से किस्मत आपके साथ नहीं दे पाई। ऐसी बात नहीं कि आपको ये वर्ड नहीं पता, आपने भी उतनी मेहनत करी है, बस थोड़ा सा किस्मत और थोड़ा हार्ड वर्क में कहीं कमी रह गई हो, या थोड़ा सिली मिस्टेक ज्यादा हो गई हो। पर कोई बात नहीं, आपको भी सफलता मिलेगी, अरिहंत को भी मिली है, आपको भी मिलेगी एक दिन। सिली तो आप मिस्टेक सबसे होती है, मैंने भी एक की थी, काफी बेकार कौन से थी। क्वेश्चन मतलब में करी थी बता दो, बता दो। कौन से क्वेश्चन में करी थी? वो फोर सिम्टम है ना कुछ साइकेट्रिक में, अच्छा, क्या पूछ। स्किज़ोफ्रेनिया वाला 4A हाँ वाला? हाँ हाँ, फोर सिम्टम, उसमें सिली मिस्टेक करके आया था वो। तो ऐसे होती रहती है, पर कम कर सकते हो। पूरी निकाल तो नहीं सकते हो आप। हाँ, बने हाँ। उतनी कम करो, और वो सिली मिस्टेक ना मत करो। नोन टू, मतलब ये टिक कर लिया, फिर उसके बाद मेंस में बहुत टाइम बचता है, तो उसके बाद ये लग रहा है ये तो थोड़ी होगा, हाँ और कुछ कर लेता हूँ मैं, ये तो नहीं होगा, ये सब मत करो। जो टिक कर लिया मेंस में, वो देखो ही मत, खाली क्वेश्चन देखो आराम से। मैंने 8 में बहुत की थी, 9 10 की थी, वो भी नोइंगली ऐसे जवाब हटा के किया था, तो वो मैंने तभी दिमाग में बैठा लिया कि ये नहीं करूंगा मैं। और मैंने नहीं किया 9 में। मैंने देखा ही नहीं दूसरी बार वो क्वेश्चन जो टिक किया, वो नहीं देखना ही नहीं है, क्योंकि मेंस है ही। 20 मिनट बचेगा टाइम आपका। मैं तो इनसे हर बार कहता हूँ कि ऑप्शन टिक करने के बाद चेंज मत किया करो, जितना दिमाग लगाना है टिक करने से पहले लगा लिया करो। तो सुनते नहीं है, पर टॉपर ने कहा है तो शायद सुन सकते हैं कि आपको आंसर नहीं बदलने होते। मत एक करो, बार आप 10 में लॉजिक से लगा 9 लो। गलत हो जाएंगे आपके। बिल्कुल, आप अगर चेंज करोगे तो आपकी गलती की गुंजाइश ज़्यादा है। तो आपको आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ आपके भविष्य आपको बहुत सुनहरा रहे। ज़िंदगी में आप अपने और अपने साथियों के लिए मार्गदर्शक बन के रहें, और उन्हें जितना मोटिवेशन कर सकें आप भी उन्हें मोटिवेट करें, जिस जिस तरीके से कर सकते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे जहाँ पे भी आप उन्हें करें, क्योंकि आपकी नॉलेज की, आपके एक्सपीरियंस की उनको बहुत ज़रूरत है। क्योंकि कुछ बच्चे बहुत डिमोरलाइज हो जाते हैं आफ्टर, जब उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। तो पर आप अगर उनसे कभी बात करोगे, कभी उनको एक दो बच्चों को भी अगर आपने हाँ, मोटिवेट मैंने कर दिया। वो सर ईगो कुछ नहीं, उसमें ईगो हाँ, नहीं। हाँ, तो वहाँ पे आपके अपने, अगर आपके छोटे भाई बहन को कुछ कर लेंगे तो आपको बहुत प्राउड फील होगा, खुद के ऊपर भी और उनके ऊपर भी। हाँ, मैं इसी अभी के भी साथ कंटेंट भेजता रहता हूँ सबको, वो करता है, बस हेल्प करता ऐसे रहता ही हूँ। रहना, हमेशा जैसे आज हो वैसे ही रहना। ये बताओ मुझे कि आप जब का आपका सेंटर कहाँ कहाँ आया था, प्री और मेंस के सेंटर कहाँ थे, और आप सेंटर तक आप गए, आपने तैयारी, उस दिन का आपका शेड्यूल कैसा था जिस दिन आपका एग्जाम था, प्री और मेंस दोनों के बारे में बताइए। हाँ, मेरा जो प्री और मेंस भुवनेश्वर में ही था, मेरे जॉब सिटी में ही। मुझे ज्यादा वर्क ट्रांसपोर्टेशन का कुछ वो टेंशन नहीं था। पर उसके अगले दिन मैंने, मतलब डे बिफोर में, मैंने कम पढ़ा था, उतना स्ट्रेस नहीं लिया था, जितना हो सका उतना पढ़ा था, रिवीजन किया था, और MCQ एक दे दिया था टेस्ट, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, और कुछ नहीं। वो पढ़ के मैंने छोड़ दिया, फिर 10 भी नहीं, 8 बजे से छोड़ दिया, खाना खाया पेट भर के, 10 बजे सो गया। सुबह 5 बजे उठा। सुबह 5 बजे उठ के मैं नहाया धोया, नए कपड़े पहने हैं मैंने, वो थोड़ा सेल्फ वो रहता है ना, तो वो सब किया, ग्रूमिंग प्रॉपर की, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, ये सब। फिर वो कैफीन रिलेटेड कुछ डार्क चॉकलेट्स होती है, वो सब खाया, प्रोटीन बार ये सब, क्योंकि वो 3 घंटे तक सस्टेन करना वो काफी लेंथी हो जाता है, और फिर एनर्जी क्रैश होगी तब उतना सोच नहीं पाओगे आप सोच लोग। नहीं पाओगे, बिल्कुल। खाना पीना जरूरी है, कुछ भी हो, एग्जाम से पहले। और मिनिमम लास्ट एंड तक, जब मे बी 8:30 को गेट क्लोज होता है, तो 8 बजे तक रुक जाओ उधर, कुछ खा के चले जाओ मुंह में। चॉकलेट खा लो, प्रोटीन बार खा लो, हैवी खाओ, मतलब वो नींद आने वाला नहीं, कैफीन वाला।
प्रोटीन बार जैसा ठोस हो जो लॉन्ग टर्म में एनर्जी दे सके। प्री में तो चलेगा, 1 घंटे का ही है खेल। मेंस में बहुत एनर्जी क्रैश होगी, अगर आप कुछ खा के नहीं गए तो सेक्शन थर्ड फोर में आप डाउन ही हो जाओगे पूरे। उतनी एनर्जी नहीं रहेगी 40 क्वेश्चन करने के लिए। तो मैं तो फुल दबा के खा के गया था मतलब। और कैफीन लो तो वॉशरूम पहले जाके आना, वो लगती है मेंस में। वो एक्सपीरियंस है, बता देता हूँ। फिर एग्जाम में, मेंस में तो टाइम मिल जाता है। फिर भी ऐसा है। और स्ट्रेस मत लो। और एग्जाम में जब बैठो तब रिजल्ट का स्ट्रेस मत लो। फिर अगर सेक्शन वन खराब गया तो सेक्शन वन में निपटा दो उसके। वो सोचो नहीं कि सेक्शन टू में क्या करना है, वो उसी में खत्म कर दो। मेरा इतना कम टिक हो गया, वो हो गया। क्योंकि आप ये करोगे कि उसमें कम हो गया टिक तो मुझे इसमें ज्यादा खींचने, तो गलत भी ज्यादा खींच के आ जाओगे आप लोग। तो सेक्शन टू में भी जितना आपको लगता है सही है वो है। सेक्शन वन खत्म हुआ तो उसमें ही सब खत्म कर दो, क्योंकि वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और प्री में आपको ऐसा लगा इसमें तो कम हो गए, नेक्स्ट में क्या करूंगा, तो इतना ज्यादा अटेंड करना पड़ेगा। पर मत लो ना स्ट्रेस, जब आएगा तब देखा जाएगा। क्यों ले रहे हो स्ट्रेस इतना? और तभी स्ट्रेस क्यों लेना है, क्वेश्चन आ रहे हैं सॉल्व करो और निकलो आगे। यही काम है उधर। तब ये मत सोचो कि रिजल्ट का क्या होगा, क्या करूंगा मैं, ये सही हो रहा है, टिक कर रहा हूँ। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना रखो कि मतलब मैं कर सकता हूँ। तब तब इगोस्टिक बन जाओ, मैं बेहतर हूँ, बाकी का देखा जाएगा, पर मैं बेटर हूँ। वो काफी ऑब्वियसली। बूस्ट करता है अटेंड करने में। सेल्फ डाउट नहीं होता जब आप एमसीक्यू टिक करते हो, कॉन्फिडेंस होता है तब। और मेन बात ये है कि स्ट्रेस मत लो। अगर एक सेक्शन खराब गया तो दूसरा अच्छा जाएगा, नहीं तो तीसरा अच्छा जाएगा। नॉर्सेट 8 में प्री में सेक्शन 3 बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। लोगों के क्वेश्चन रह गए थे, मेरे भी रह गए थे। मेरे आई थिंक 12 टिक किए थे मैंने 20 में से, मेरा भी नहीं हुआ था। मैंने फिर चिल रहा, मैं सेक्शन 4 में 18 टिक कर लिया। मेरा आ रहा था उसमें। मतलब ठीक है, उसमें खराब गया तो गया, मूड खराब करके बाकी 2 सेक्शन, बाकी कुछ भी सेक्शन है वो खराब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। अरिहंत की बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि इस बच्चे ने ना, इसने सारी वो बातें बहुत घोट की पी रखी हैं, जो जो बातें मैंने इनको बता रखी हैं, और मुझे लग रहा है हर वो बात पे अमल किया हुआ है जो जो बातें बताई गई हैं। बताया गया था कि कुछ खा के जाना है, खाली पेट नहीं जाना है, चॉकलेट खा के जाना है, कैफीन लेके जाना है। एक स्ट्रेस, एक अगर सेक्शन खराब हो तो उसका स्ट्रेस नहीं लेना है, अगला सेक्शन उसको खराब नहीं करना है। एग्जाम देते समय रिजल्ट का नहीं सोचना है, रिजल्ट के सोचने से आज का एग्जाम अभी खराब हो जाएगा और रिजल्ट कुछ दिनों के बाद आने वाला है। ये हर वो चीज पे अमल करके ये बच्चा आज जो इतनी शानदार रैंक अचीव की है, ये उसी चीजों का परिणाम है कि जो चीजें बोली जा रही हैं उसको बहुत ढंग से फॉलो किया है और चरणबद्ध तरीके से फॉलो किया है, स्टेप बाय स्टेप। और यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी उनमें से आधी चीजें फॉलो कर लेंगे, तो आप भी अगली बार यहाँ मेरे साथ बैठे होंगे और मैं आपसे रूबरू हो रहूंगा। और तो सर का जो प्रायोरिटी वाला लेक्चर है, जो सब सर ने दिखाया कैसे अटेंड करे, वो एग्जाम के अगले दिन देख के जाओ, काम आएगा, बहुत आएगा। फिर आप पहले देख लिया होगा, ये याद नहीं आएगा, पर एग्जाम के अगले दिन देख के जाओ। वो प्रायोरिटी वाइज कैसे सॉल्व करना है, सर ने वो सिखाया, जो सॉल्व करने का तरीका, वो सब एग्जाम के अरिहंत क्या पहले है, दिन देखो। अरिहंत क्या है ना, गुजराती है। अगले दिन का मतलब ये कह रहा है कि उससे एक दिन पहले वाला, मतलब अगले दिन नहीं, एग्जाम के बाद नहीं, एग्जाम से पहले वाला। समझ रहे हो तुम? ऐसे मत सोचना कि नहीं सर ये तो अगले दिन का ही बोल रहे हैं, नहीं, नहीं। एग्जाम से पहले वाला। ठीक है। और प्रायोरिटी बेस में आपको एटलीस्ट ये डिसाइड हो जाता है कि कुछ चीजें जो होती है, जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ और मेरा स्लोगन है कि एक्सपेक्टेड एबनॉर्मल इज नॉर्मल। हम्म। यानी कि जो चीजें पता है कि अब नॉर्मल होनी है, फिर वो नॉर्मल मानी जाती है, कि उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता कि ये तो होना ही है। तो ये सब चीजें आपको सीखने को मिलती हैं क्लासेस से। यूट्यूब जो है ना, वो चेरी ऑन टॉप होता है। जैसे आइसक्रीम होती है ना, पूरी आइसक्रीम आपकी प्रिपरेशन होती है, उस आइसक्रीम के ऊपर जब तक चेरी नहीं डालते हैं ना, उसका टेस्ट नहीं आता है। तो यूट्यूब क्लासेस आर चेरी ऑन टॉप। आपका कंटेंट आपकी एक आइस। क्वेश्चन था जो लेक्चर में सर ने बताया था, वो सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी में, क्योंकि जो होने वाला है उससे बेटर है कि जो हो रहा है उससे रिलेटेड एक ओपियोइड वाला क्वेश्चन था, उसमें शानदार। रेस्पिरेटरी रेट कम था, और डी ऑप्शन में था कि डिफिकल्ट टू अराउजल है वो पेशेंट। ओके, तो वो जो क्लासेस हैं यूट्यूब के बारे में जो बता रहे थे कि कैसे, कौन कौन सी क्लासेस कैसे फायदा पहुंचाई, एक बार उसके बारे में, प्रायोरिटी बेस्ड क्लास के बारे में जरूर बताइए, कैसे बच्चों को बेनिफिट मिलता है उससे। मैं एक एग्जांपल लूंगा। नॉर्सेट 9 में एक क्वेश्चन था ओपियोइड ड्रग का, कि उसमें 2 ऑप्शन ऐसे थे कि एक रेस्पिरेटरी रेट कम था, 10 तक था आई थिंक, और एक डी ऑप्शन में यह था कि पेशेंट को अराउजल होने में डिफिकल्टी है, डिफिकल्ट टू अराउजल। तो सर ने मैंने अगले दिन मतलब एक दिन पहले ही देखा था वो,
लेक्चर प्रायोरिटी वाला, उसमें सर ने बोला था जो होने वाला है उससे बेटर है कि जो करंट में प्रॉब्लम है वो अटेंड कर लो, तो मैंने वही टिक किया था। और मे भी जवाब भी वही होगा, क्योंकि डिफिकल्ट अराउजल वो ठीक है, मतलब वो तो होने वाला है, रेस्पिरेटरी रेट कम है पर जिंदा है, वो अनकॉन्शियस नहीं है एटलीस्ट। उसके मैं तो अलावा भी एक एक और क्वेश्चन था, कुछ बूढ़ी और बुढ़िया थी, कुछ जीरियाट्रिक पेशेंट, उसको अल्जाइमर था या कुछ था, उसको और ज्यादा और कोई सिम्टम आ रहे थे, तो लोगों ने कर दिए मेडिकेशन प्रिस्क्राइब, पर वो नहीं आएगा क्योंकि वो एक्यूट प्रॉब्लम आ गई थी नहीं, उसमें और डिजीज रिलेटेड थी, मुझे याद नहीं है। पर उसमें आता था कि रेफर करना है साइकेट्रिक को या न्यूरोलॉजिस्ट को, पता नहीं मुझे अभी तो ये नहीं याद क्योंकि टाइम हो गया वो, पर था ऐसा कुछ एक्यूट क्रोनिक में। तो जैसे कि बताया जाता है ना कि जो जो प्रॉब्लम अभी रनिंग में चल रही है, मैंने बताया था प्रायोरिटी बेस्ड क्लास में कि जो रनिंग में चल रही है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, ना कि ये सोचकर कि ऐसे इस प्रॉब्लम से आगे ऐसे हो सकता है, क्योंकि वो हुआ नहीं है, जो हुआ नहीं है उसके बारे में अभी नहीं सोचना होता है। तो ये बारीक चीजें तुम सोचो कि ये जो 19th रैंक है ना, ये एक दिन में नहीं आई है, इसके इस बच्चे ने हर वो बात पकड़ी है जो आपको बताई गई है और आपको समझाई गई है। मतलब पूरी नॉलेज का सार इस बच्चे ने एग्जाम में दिखाया, और ये जो एग्जाम है, इस ये जो रैंक है, ये सपनों जैसी रैंक है लोगों के लिए, क्योंकि ये रैंक आपको पता है आपको मन माफिक एम्स दिला सकती है। जो भी आप अभी एम्स मैं जाना कोई चाहते भी हैं, एम्स में जा सकता हाँ, जो भी एम्स में जाना चाहेगा बच्चा उसमें जा सकता है। और ये जो है इसे मिला है वो इसका हार्ड वर्क और अपनी टीचर को फॉलो करना, ब्लाइंडली फॉलो करना, जो टीचर ने बोला है वो फॉलो करना है। आप भी इतना भरोसा रखेंगे तो होप सो आपको भी चीज अच्छी मिलेंगी। और अरेंत, और कुछ बच्चों को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे लास्ट में जाते जाते? बस मेहनत कर लो यार, बॉयज तो स्पेशली कर लो, लड़कियां तो देखा जाएगा। बॉयज कर लो, मेहनत करनी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है बॉयज के पास। तुम लोग मेल हो, करना ही पड़ेगा काम, मतलब कुछ भी करो काम तो करना पड़ेगा। मैं अभी बोर हो रहा था क्योंकि 6-6 घंटे का काम चला गया था, तो मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, फिजिकल एक्टिविटी कर ली, और मैंने तब मेरे हेल्थ पे कुछ ध्यान नहीं दिया था। मेरा आई थिंक 6-7 महीने में 10 किलो वेट कम हो गया था। तो अभी अभी मैं निपट लूंगा ना उस पर, वो सब अच्छा खाना खा के सब करके अभी मैं चिल्लू एकदम, मैं सब वापिस कर लूंगा। पर वो स्ट्रगलिंग फेज में मैंने फायदा अभी मिल गया ना, तो मेहनत कर लो। मतलब वर्क लाइफ बैलेंस क्या ही करना है तुमको, अभी तो बिल्कुल। क्या है, क्या करोगे वर्क लाइफ बैलेंस करके, मतलब कर लो कुछ भी करके, निकाल लो ये, फिर मजे वाली लाइफ है, आराम और से। फिर इसके लिए सारी लाइफ पड़ी हुई है ना, एक बार आपका गोल अचीव हो जाए फिर आप अपने हेल्थ पे भी ध्यान देते रहिएगा। आप ये नहीं कह रहा कि आप बीमार पड़ जाइए अभी से, बीमार हेल्थ नहीं पे हाँ मतलब बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी बॉडी से, अपनी चीजों के ऊपर, अपने अपने सेंस के ऊपर उतना ध्यान नहीं देकर आपको सिर्फ फोकस रखना है अपने सिलेक्शन के प्रति, जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो। ये आज का गुरु मंत्र है दोनों की तरफ से, मेरी तरफ से और अरविंद की तरफ से, कि हार्ड वर्क करोगे तो इंटेलिजेंट सच में जरूरत नहीं पड़ेगी। योर हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। अगर आप मेहनत करते हो और अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करते हो तो आपको ये चीजें सफलता जरूर मिलेंगी। मेरी तरफ से, जीएनए की पूरी टीम की तरफ से, सुरेंद्र सर, हुड्डा सर, सागवान सर, गौरव सर की तरफ से, और एग्जाम प्रेप की पूरी टीम की तरफ से अरियंत को बहुत सारी शुभकामनाएं, और उसके भविष्य के थैंक यू लिए सर। ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और अपने बच्चों और अपने साथियों को मार्गदर्शन देता रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।